ये कहानी है बिहार में बसे एक खुशहाल गांव जिसका नाम है समस्तीपुर। गांव में जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव खिलखिला उठता है। पेड़ों पर चहचहाते पंछियों की मधुर धुन एक नई सुबह का स्वागत करती है। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। कोई खेतों में पसीना बहाने जाता है, तो कोई बाजार में समोसे बेचने का काम कर रहा होता है, तो कोई मजदूरी का काम करता है। कोई अपनी गायों को खेत में चराने ले जाता है, तो कोई सुबह सुबह अपनी छोटी सी चाय की टपरी पर चाय बेच रहा होता है, तो कोई गांव के किनारे अपनी राशन की दुकान खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करता है। उसी गांव के बीच में दो भाई रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे भाई का नाम श्याम था। दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा भाई। एक दिन की बात है, श्याम खेत में काम कर रहा था। गर्मी का मौसम था और कड़कती धूप छाई हुई थी। तभी वहां उसकी पत्नी मानवी आती है और कहती है, अजी सुनते हो, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। कब से काम कर रहे हो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। तभी श्याम भी कहता है, सुबह बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, स्कूल चले गए क्या? हाँ, स्कूल तो चले गए। मैंने उन्हें बहुत मनाया कि आज स्कूल चले जाओ, तुम्हारे पापा जल्दी तुम्हारी फीस भर देंगे। ठीक है, मैं आज कोशिश करता हूँ। धनी सेठ के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, शायद वो कोई मदद कर दें। फिर वो दोनों छांव में एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाते हैं और वो दोनों खाना खा लेते हैं। मानवी भी वापस घर की तरफ जाने लगती है और श्याम भी खेत की तरफ जाने लगता है। श्याम खेत में वापस से काम पर लग जाता है और खूब मेहनत करता है। शाम हो जाती है और श्याम धनी सेठ के पास जाने लगता है। वो वहां पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, धनी सेठ जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे मेरे बेटे राहुल की स्कूल की फीस भरने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। तभी सेठ कहता है, तू मुझसे बहुत उधार ले चुका है, पहले के पैसे देने भी अभी तेरे बाकी ही हैं। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता जब तक तू पुराने उधार के पैसे ना चुका दे। श्याम भी निराश होकर खाली हाथ घर की तरफ जाने लगता है। वहीं श्याम का बेटा राहुल घर के बाहर अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है। श्याम भी सामने से आ रहा था। उसे देखकर उसका लड़का राहुल बहुत खुश होने लगता है कि अब तो उसकी फीस स्कूल में जमा हो जाएगी और उसे अब किसी से डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। श्याम उनके पास पहुंच जाता है और बोलता है, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। सेठ ने ये कहकर मना कर दिया कि पहले के उधार के पैसे चुकाओ, और ऊपर से इतनी गर्मियां चल रही हैं, धूप इतनी तेज है कि फसलें भी अच्छे से नहीं हो रही, ताकि बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। मुझे बस और कुछ दिनों का समय चाहिए, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगा। ये सब सुनकर राहुल उदास होता है, लेकिन वो मान जाता है। अगली सुबह होती है। राहुल के पापा श्याम भी खेत में काम करने जाने लगते हैं और राहुल की मम्मी भी उसको स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है। तभी राहुल अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरी फीस स्कूल में जमा नहीं है, तो सर मुझे खूब डांटते हैं, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। मानवी भी कहती है, बेटा, मैं सब जानती हूँ, हम मजबूर हैं। तुम आज स्कूल चले जाओ, मैं तुम्हारी फीस भरने के लिए कुछ करती हूँ। राहुल भी स्कूल चला जाता है। गांव के बीच एक ढाबा था, उसका नाम था बिहार का मटन ढाबा। वहां लोगों की खूब भीड़ लगी रहती थी। गांव में वो ढाबा बहुत मशहूर था। उस ढाबे के जो मालिक थे, उनकी तबीयत बार बार खराब होती रहती थी। उन्हें कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि इनके बचने का कोई मौका नहीं है, कभी भी उन्हें कुछ हो सकता है। फिर भी ढाबे के मालिक ये सब ना सोचकर खुशी खुशी अपना ढाबा चलाते थे और वहां हमेशा लोग खुशी खुशी मजे से खाते थे। तभी हमें शाम का घर दिखता है। राहुल स्कूल से वापस घर आ गया था। उसकी माँ मानवी राहुल से पूछती है, आज क्या हुआ बेटा, तुम बहुत जल्दी घर आ गए, सब ठीक तो है ना? सर ने कहा है कि जब तक तुम स्कूल की फीस नहीं भर देते, तब तक स्कूल मत आना और अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बात बाहर खड़ी एक औरत जिसका नाम शिवानी है, वो सुन लेती है। ये श्याम के बड़े भाई राम की पत्नी है। जब जब श्याम खेत में काम कर रहा होता था, तो कभी कभी शिवानी मानवी से मिलने आ जाया करती थी और दोनों बातें करती थी। राहुल के बारे में ये सब सुनकर वो अंदर जाती है और मानवी से कहती है, क्या हुआ मानवी, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं भाभी, स्कूल में इसकी फीस भरनी बाकी है, तो इसे स्कूल आने से मना कर दिया है। इसीलिए मुझे यहाँ तुम्हारे बड़े भैया जी ने भेजा है। ये लो पैसे और राहुल की स्कूल की फीस भर दो। नहीं भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती।
अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने राम भैया से पैसे लिए हैं तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तुम ये सब की चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इन दोनों भाइयों की लड़ाई हुई है ना, तो इनके चक्कर में बेचारे राहुल की पढ़ाई क्यों खराब करनी। हम में से कोई नहीं बताएगा। ये लो पैसे और इसकी फीस जमा कर दो। धन्यवाद भाभी जी। मानवी पैसे ले लेती है और राहुल की स्कूल की फीस भर देती है। मानवी भी भगवान से यही प्रार्थना करती है कि दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म हो जाए और हम वापस से साथ में आ जाएं। ये कुछ सालों पहले की बात है। गांव में दो आदमी थे जो अपना ठेला लगाकर मटन मसाला बेचते थे। दोनों अपना ठेला गांव के दो कोनों में लगाते थे, जिसे गांव के सारे लोग उन दोनों के पास ही खाने आए। ये दोनों भाई और कोई नहीं, राम और श्याम ही थे। दोनों भाइयों में काफी अच्छा भाईचारा और प्यार था। उन दोनों के ठेले का मटन मसाला गांव में बहुत मशहूर था और लोगों को बहुत पसंद था। दोनों भाई एक ही मकान में अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। उनका परिवार हंसता खेलता था और सभी लोग बहुत खुश थे। दोनों भाई सुबह होते ही मटन की दुकान पर जाते और वहां से मटन लाकर बनाते और साथ में ही बेचने के लिए निकल जाते। फिर गांव के अलग अलग कोनों में अपना ठेला लगा देते थे। दोनों भाइयों के ठेले पर काफी भीड़ लगी रहती थी और लोग बड़े मजे से मटन मसाला खाते थे। दोनों भाई अच्छा खासा कमा लेते थे। उसी गांव में एक आदमी था जिसने अपनी मटन मसाला की दुकान खोली थी, जिसका नाम संजय था। वो बहुत महंगा मटन मसाला बेचता था और लोगों से अच्छे से बात भी नहीं करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। तभी संजय कहता है, ये जो गरीब होते हैं ना, वो अपनी आदत से गरीब होते हैं। बिना पैसे लिए मेरी दुकान पर खाने आ जाते हैं। मैंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई कि मुफ्त में तुम्हें खिलाता फिरूं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और उसने मटन मसाला खाया और पूरा मटन मसाला खा लेता है और खाकर वहीं बैठा रहता है। तभी संजय बिहारी ये देखकर कहता है, ओ भाई, खा लिए हो तो निकलो यहाँ से, जल्दी चलते बनो। अरे संजय भाई, मैंने अभी तो पैसे देकर खाया है। वो तो इतनी गर्मी है इसलिए थोड़ा यहाँ बैठकर आराम कर रहा था। ये कोई आश्रम नहीं है जो यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। ये गांव वाले सही कहते हैं, तू सही आदमी नहीं है, तुझसे बात करने की तमीज भी नहीं है। अच्छा है लोग तेरे ठेले पर ना आकर राम और श्याम के ठेले पर जाते हैं। मैं भी पागल था जो यहाँ आ गया। अब से मैं भी कभी यहाँ खाने नहीं आऊंगा। अरे जान अबे, तो तुझे कौन सा मैंने पकड़ कर रखा है। संजय की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और सभी लोग राम और श्याम के ठेले पर ही मटन मसाला खाने जा रहे थे। संजय उदास मन से दुकान पर सोच रहा था और कहता है, ये दोनों भाइयों की दुकान बहुत चल रही है। इन दोनों भाइयों का कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। एक दिन संजय छोटे भाई श्याम के पास जाता है और कहता है, अरे श्याम भाई, वहाँ हमारे भाई राम की दुकान पर तो भीड़ खत्म ही नहीं हो रही। लोग आते ही रहते हैं। तुम भी ताज़ा मटन लाया करो, तुम्हारी दुकान पर भी लोग आएंगे और तुम्हारा ठेला भी और अच्छा चलेगा। श्याम संजय से कहता है, अरे भाई, मेरा मटन भी ताज़ा ही है और मेरे ठेले पर भी लोग आते ही रहते हैं और मुझे भी अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि मेरा मटन ताज़ा नहीं रहता है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारे भाई राम ने क्या कहा है? राम भैया ने क्या कह दिया? वो गांव वालों को कह रहे थे कि शाम का मटन ताज़ा नहीं रहता है। तुम तो जानते ही हो, अगर भाइयों के बीच कोई ज्यादा कमाने लग जाए तो दूसरे भाई को मिर्ची लग ही जाती है और वो गांव में झूठी झूठी अफवाहें फैलाने लगता है। मैंने तो देखा है तुम्हारी दुकान पर ही ज्यादा भीड़ रहती है। बस तुम्हारा भाई झूठ फैलाकर तुम्हारे ग्राहक कम कर रहा है। अरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भैया ऐसे नहीं है, तुम झूठ कह रहे हो। तभी श्याम के ठेले पर 2 लोग आते हैं। वो बिहारी के ही आदमी थे। बिहारी ने उन्हें पहले ही नाटक करने के लिए समझा दिया था। उन्हें बिहारी ने ये करने के लिए पैसे दिए थे। अरे श्याम भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम इन दोनों लोगों से ही पूछ लो। ये तो गांव के ही आदमी है, ये झूठ क्यों ही बोलेंगे। तभी श्याम उन दोनों लोगों से कहता है, क्या ये सच कह रहा है कि राम भैया गांव में झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि मेरा मटन ताज़ा नहीं रहता? हाँ भाई, हम पहले राम भैया के ही ठेले पर खाने गए थे तो वो वहाँ लोगों को कह रहे थे कि श्याम के ठेले पर मत जाना, वो ताज़ा मटन इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए अब से हम भी तुम्हारे ठेले पर नहीं आएंगे। कुछ समय बाद संजय बड़े भाई राम के भी ठेले पर जाता है और कहता है, अरे राम भाई, तुम्हारा भाई श्याम गांव के लोगों को कह रहा था कि तुम अपने मटन में केमिकल मिलाते हो, जिससे तुम्हारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और लोग केमिकल की वजह से यहाँ खिंचे चले आते हैं।
संजय ने जैसा शाम के साथ किया था उसने भी वही चीज राम को सच्चाई मानने के लिए की। दोनों भाई शाम को मिलते हैं। दोनों भाई बहुत गुस्से में थे। दोनों किसी की भी पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी शाम कहता है, क्या भैया, आपने बोला होता कि आपको कम मुनाफा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान ही बंद कर देता, आप आराम से कमाते। लेकिन आप गांव में झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हो कि मेरा मटन ताजा नहीं रहता है। तभी राम कहता है, वाह बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा तूने जो गांव में अफवाह फैला दी है कि मैं अपने खाने में केमिकल मिलाता हूं जिससे लोग मेरे ठेले पर खिंचे चले आते हैं, उसका क्या? देख, अब बहुत हो गया। अब से और आज से हम दोनों अलग होते हैं, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस तरह दोनों भाई अलग हो जाते हैं। दोनों अब अलग अलग जगह अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। अब शिवानी ने भी राहुल की स्कूल फीस के पैसे मानवी को दिए हैं और मानवी भी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। दोनों भाइयों में झगड़ा था, लेकिन पत्नी और बच्चे आपस में बात करते रहते थे। शाम भी हमेशा की तरह अपने खेत में लग जाता है। वो वहाँ हमेशा कड़ी मेहनत करता था। किसी साल उसकी फसल अच्छी होती तो किसी साल इतनी खराब हो जाती कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस भरने के पैसे भी जमा नहीं होते। वहीं गांव में जिसका मटन का ढाबा था, उनकी तबीयत कैंसर की वजह से बहुत खराब हो गई तो उन्होंने अपना ढाबा राम को बेच दिया। अब राम अपना मटन का ढाबा चला रहा था और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वहीं जहां श्याम अपना ठेला लगाता था, वहां अब संजय अपना ठेला लगाने लगा। श्याम के बेटे राहुल की भी स्कूल की फीस भर गई थी। अब वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा था। शाम हो जाती है और श्याम खेत से अपने घर आता है। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं आज भी पैसे जमा नहीं कर पाया। तभी मानवी कहती है, कोई बात नहीं, अब आप फीस की चिंता को मारिए गोली। मैंने स्कूल की फीस भर दी है। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। वो मैंने बहुत दिनों से कुछ पैसे जरूरत के समय के लिए जमा करके रखे थे, तो उसी पैसों से मैंने राहुल की फीस भर दी। श्याम भी खुश हो जाता है और कहता है, अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी जल्दी ही कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। तभी हमें अगली सुबह होती है और राम बाजार से ताज़ा मटन और मसाले घर लाता है और मटन बनाने लगता है। फिर वो अपना ढाबा खोल देता है और लोगों को बुलाता है और कहता है, अरे आओ भाई आओ और बिहार के मशहूर राम के मटन ढाबे का मटन खाओ। उसकी दुकान पर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और कहते हैं, अरे राम भैया, गर्मा गर्म मटन लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भाई, अभी तुम्हारे पेट में दौड़ रहे चूहों को भगाता हूँ। वो दोनों को मटन खाने दे देता है और वो दोनों खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, अरे भैया जी, मजा ही आ गया। पेट में जाते ही सारे चूहे भाग गए। दिल खुश हो गया यार। आप एक काम करो, घर के लिए 1 प्लेट पार्सल भी कर दो। वो उसको पार्सल करके दे देता है। तभी ग्राहक कहता है, अरे भाई, अच्छे से पैक किया है ना? कहीं से लीक तो नहीं होगा ना? अरे भाई, नीट का पेपर थोड़े है जो लीक होगा, बेफिक्र रहो। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। राम बहुत ही मेहनती आदमी था और वो सबसे अच्छे से बात भी करता था। अगर उसके ढाबे पर कोई गरीब भी आता और उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो उन्हें मुफ्त में खाने के लिए दे देता था। राम के इन्हीं अच्छे कारणों की वजह से लोग उसका ढाबा बहुत पसंद करते थे और उसकी बहुत बिक्री होती थी। संजय की दुकान दिखती है। वो राम के ढाबे से गुस्सा था और कुछ सोच रहा था। तभी वो कहता है, मैं फिर से उन दोनों को बुलाता हूं और राम के ढाबे पर एक नाटक करवाता हूं, जिससे उसका ढाबा बंद हो जाएगा और गांव में सिर्फ मेरा ही ठेला रहेगा। सभी लोग सिर्फ मेरे ही ठेले पर आएंगे, पैसे ही पैसे होंगे, मौज ही मौज। तभी वो दोनों आदमी संजय के ठेले पर आते हैं और संजय कहता है, तुम दोनों राम के ढाबे पर जाना और मटन थाली लेना और खाकर बेहोश हो जाना। आगे का मैं सब संभाल लूंगा। तभी वो दोनों राम के मटन ढाबे पर जाते हैं और कहते हैं, भैया, 1 प्लेट मटन लगा दो। वो उन्हें मटन लगा देता है। जैसे ही वो मटन खाते हैं वो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। अभी राम के ढाबे पर किसी ने भी मटन नहीं खाया था। वहीं सबसे पहले लोग थे खाने वाले और उन्होंने बेहोशी का नाटक किया। तभी वहां से संजय बिहारी आता है और कहता है, भाइयों, कोई भी मटन मत खाना। देख रहे हो ना, जैसे ही इन्होंने खाया ये बेहोश हो गए। उस दिन के बाद से राम के ढाबे पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। अब संजय की दुकान पर सभी लोग आने लगे। उसकी दुकान पर काफी भीड़ रहती थी। राम ने ढाबे की ये हालत देखकर सोच सोचकर अपनी तबीयत ज्यादा खराब कर ली। मानवी भी शाम से कहती है, अरे चलिए ना, राम भैया से मिलके आते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शाम कहता है,
अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे मत कहो, मैं नहीं जाने वाला। वहीं दूसरी जगह दोनों बिहारी के आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे और कहते हैं, भाई हमने तो कुछ ज्यादा ही पाप कर दिया है। पहले दोनों भाइयों को अलग किया और अब बड़े भाई राम का ढाबा ही बंद करा दिया नाटक करके। अरे बाप, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी को जीने के लिए पैसे चाहिए, तो कुछ गलत कर लिया तो क्या ही करना है, हमें काम के पैसे मिल रहे हैं बस। सही कहा, ये सब करके भी छोटी मोटी कमाई हो ही जा रही है। पैसों से याद आया, चलो संजय भाई के ठेले पे चलते हैं, नाटक करने के पैसे भी तो लेने हैं। दोपहर हो जाती है और वो दोनों आदमी संजय के ढाबे पर जाते हैं और संजय से कहते हैं, संजय भाई, अब तो आप बहुत खुश हो ना? पहले दोनों भाइयों का ठेला बंद हुआ, वो अलग हुए, और अब तो राम का ढाबा भी बंद हो गया। चलिए अब हमारे नाटक के पैसे दे दीजिए। संजय कहता है, कैसे पैसे? बेटे निकलो यहाँ से। कौन सा नाटक किया तुमने? सब मेरा ही प्लान था, सब कुछ तो मैंने किया, तुम लोग बस पैसे लेने आ जाते हो। अब भागो यहाँ से। तभी वो दोनों गुस्से में वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं, ये तुमने सही नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ श्याम भी अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी वो दोनों आदमी वहां पहुंचते हैं और श्याम से कहते हैं, श्याम भाई, ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है, इस सब के पीछे बिहारी का ही हाथ था। उसने ही तुम दोनों भाइयों के बीच झूठ फैलाकर ठेला बंद करवाया, और अभी ढाबा बंद करने के पीछे भी उस संजय का ही हाथ है। ये सुनकर श्याम घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी चीजें बता देता है और अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, मैंने अपने भैया के साथ अच्छा नहीं किया, मैं कभी उनसे दोबारा बात करने ही नहीं गया। उनकी तबीयत खराब थी, मुझे उनका ध्यान रखना था, लेकिन मैं उनसे अलग हो गया। आप रोइए मत, हम अभी राम भैया के घर चलते हैं। वो सभी राम के घर पहुंच जाते हैं। वहां राम की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी पत्नी शिवानी बहुत ज्यादा रो रही थी। श्याम वहां पहुंचकर रो रो कर अपने भैया से माफी मांगता है और कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मैं छोटा भाई था, लेकिन मैंने कभी आपसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। आपने कई बार मेरी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। मैं उस संजय की बात में फंस गया और पूरा परिवार खराब कर दिया। तभी राम भी कहता है, मुझे खुशी है कि तू वापस घर आ गया छोटे, कम से कम कोई तो है जो मेरे बच्चे और पत्नी का ख्याल रखेगा। तभी सरपंच जी भी राम को देखने उसके घर आते हैं और कहते हैं, राम अब कैसा है? वहीं श्याम भी सारी संजय की सच्चाई सरपंच को बता देता है कि संजय ने अभी तक क्या क्या किया है। ये सुनकर सरपंच कहते हैं, अब ये संजय बचेगा नहीं, अब ये तो जेल जाएगा। ये सब सुनते सुनते राम भी दुनिया से चल बसता है। सभी लोग काफी दुखी थे और उसकी पत्नी खूब रो रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब राम का परिवार श्याम के साथ रहता है और राम का बंद हुआ गांव का मटन ढाबा श्याम ने फिर से शुरू कर दिया। अगले दिन सरपंच जी श्याम, संजय और उसके दोनों आदमियों को पंचायत पर बुलाते हैं और कहते हैं, क्या रे संजय, सब कुछ सच सच बता दे। ये तेरे दोनों नमूनों ने सब कुछ सच बोल दिया है, अब तू भी ज्यादा नाटक मत कर और सब सच कह दे। तभी संजय कहता है, ये दोनों भाई बिहार से आए थे और गांव में अपना मटन का ठेला लगाने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने मेरी दुकान पर आना कम कर दिया और मुझे मुनाफा कम होने लगा। सभी लोग इनके पास ही जाते थे। बस इसलिए तूने ये सब कर दिया और एक हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। सरपंच ने भी पुलिस को बुलाया और पुलिस ने भी संजय और उसके दोनों आदमियों को जेल में डाल दिया। अब गांव में सिर्फ एक ही ढाबा बचा, बिहार का मटन ढाबा, जिसे श्याम चला रहा था। उसके ढाबे पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। सभी लोग बड़े मजे से दुकान पर खाते थे। अब भले ही राम नहीं रहा, लेकिन श्याम ने मेहनत करके अपने और राम भैया के परिवार को संभाला और अब उनके घर में वापस से खुशी आ चुकी थी।